बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर मुसीबत, हर कठिनाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और सफलता की सीढ़ी चढ़कर एक दिन सफल व्यक्ति कहलाता है। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, शाम का वक्त है, आपको हर दिन इंतजार रहता है कि आज हमारे लिए कौन सी नई जानकारी है। तो जी हाँ, हम जानकारियों का पिटारा लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग जिला में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी विकास योजना। चतरा जिला के 500 गांवों के पशुपालक ले सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान योजना से लाभ। पेशाब फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा स्नोबॉल। अब समाचार विस्तार से। जिला हजारीबाग में उद्यानिकी खेती के चहुमुखी विकास के लिए उद्यानिकी विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हजारीबाग के किसान अनुदानित दर पर कुल 12 प्रकार के लाभ ले सकते हैं, जिसमें बागवान, उद्यान मित्र और सामान्य किसान के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण, 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण, खुले में और संरक्षित संरचना में फूलों की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन, गुणवत्ता युक्त फल फूल सब्जी का बिचड़ा उत्पादन, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण, मशरूम उत्पादन, पपीता एवं स्ट्रॉबेरी की खेती और पॉली हाउस की स्थापना शामिल है। पशुपालकों के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत चतरा जिला के 500 गांवों में कृत्रिम गर्भाधान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपके घर पर ही प्रजनन योग्य गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान उन्नत नस्ल के सीमेन द्वारा किया जाएगा। इससे पहले भी सभी गाय भैंसों का 12 अंकों के आधार नंबर वाले टैग से चिन्हित करके INAPH में निबंधन होगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए गर्भ जांच एवं वत्स उत्पत्ति का प्रतिवेदन भी INAPH में किया जाएगा। मुर्गी पालक भाइयों, पोल्ट्री फार्म में नए चूजों को लाने से पहले उन्हें ठंड से बचाने के लिए ब्रूडिंग की व्यवस्था करें। इन चूजों के आवास में ठंडी हवा को आने से रोकने का इंतजाम करें। इसके लिए खुले स्थान को रात के वक्त बोरा या प्लास्टिक से ढक दें। मुर्गी पालक भाइयों, मुर्गियों के नवजात बच्चों के पूरे शरीर पर पंख नहीं के बराबर होते हैं। इससे उन्हें ठंड में बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठंड शुरू हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पोल्ट्री फार्म में नए चूजे लाने से एक दिन पहले ही ब्रूडिंग की व्यवस्था कर लें। उनके शरीर को अनुकूल तापमान मिलेगा तो ठंड से जान जाने या स्वास्थ्य खराब होने का जोखिम नहीं रहेगा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जो चूजों को आप ला रहे हैं, यदि हैचरी आपके यहाँ की ही है तो उस कंडीशन में भी आप ब्रूडिंग जो हाउस है उसका टेम्परेचर या तापमान को सही नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते होंगे कि 4 सप्ताह तक लगभग हम लोग उसको ब्रूडिंग हाउस में रखते हैं, जिसका कि तापमान सबसे शुरुआत में, या फिर मान लीजिए अगर आप बाहर के हैचरी से उसको ला रहे हैं तो उसको किसी भी हालत में ब्रूडिंग हाउस में चूज़ों को लाने के कम से कम अगर 24 घंटे पहले आप तैयार कर लेते हैं उसका वो ब्रूडिंग हाउस, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। उसको चारों तरफ से आप पैक कर दीजिए ताकि बाहर से हवा, ठंडी हवा प्रवेश न करे। आप प्लास्टिक के बोरे वगैरह भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, फूलगोभी की पिछाद खेती के लिए अभी से लेकर दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में पिछाद फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा, स्लॉबॉल 1 या के पूसा स्नोबॉल लगा सकते हैं। उन्नत प्रभेद फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पिछाद फूलगोभी से ज्यादा उपज लेने के लिए झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल उन्नत प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा स्लॉबॉल 1 या के पूसा स्नोबॉल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैंगन फसल में माहो, माइट और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैंगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगेंगे। फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए 2% नीम के तेल से बने घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज्यादा हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। सूक्ष्म एवं टपक सिंचाई कर आज हमारे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। टपक सिंचाई से पेड़ों को नियमित मात्रा में पानी मिलता रहता है। उत्पादकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि पानी की भी 60 से 70% तक बचत हो रही है। सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना से हमारे किसानों को और कितना लाभ मिल रहा है, आइए जानते हैं इस फीचर के माध्यम से। जल खेतीबाड़ी की बुनियादी जरूरत है। बदलती परिस्थितियों के साथ साथ जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसका खेती पर भी प्रभाव पड़ा है। इस चुनौती से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई स्वचालित सिंचाई प्रणालियां विकसित की गई हैं, जो किसानों को पानी का बहाव नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म सिंचाई करने की जो अनेक विधियां होती हैं, हम लोग सीधे पानी छोड़ देते हैं, बह के काफ़ी नीचे चला जाता है। हम धीरे धीरे पानी मेड़ के माध्यम से देते हैं, हम नाली बनाकर देते हैं, उससे भी किसी पौधे को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, खाद बह के चली जाती है। सूक्ष्म सिंचाई वह सिंचाई है जो पौधों की जड़ तक धीरे 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 बूंद 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 के माध्यम से गिराकर केवल उस स्थान को हम गीला करते हैं जहाँ तक उसकी जड़ पहुँची है, या वह जहाँ तक वहाँ उसकी उस पौधे की जड़ का फैलाव होता है, विस्तार होता है। अत्यधिक मात्रा में ना ही कम मात्रा में। हमको टपक सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई से पहला फायदा जो होता है कि हमारी खाद पौधों की जड़ तक धीरे 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 पहुंचती है और पौधा धीरे 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 अपने तने तक और शाखाओं तक उस पानी को पहुंचाता है। बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने वाली तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। टपक या ड्रिप सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लास्टिक के पाइप के द्वारा पौधे के तने के चारों ओर जड़ के विकास क्षेत्र में बूंद बूंद पानी दिया जाता है। हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हमने जो भी जमीन के अंदर उस पौधे की बढ़ोतरी के लिए दी है, वह घुल के जड़ के नीचे नहीं जाती है, जिससे हमारा नुकसान नहीं होता है। तीसरा, हमारे पास हर समय उतना पानी उपलब्ध नहीं रहता या हमारे पास उतनी सुविधा नहीं रहती कि हम पानी को अत्यधिक मात्रा में दें।
अतः पानी के अभाव में या कम पानी भी हमारे पास थोड़ा सा भी उपलब्ध है, हम बहुत बड़े इलाके में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से अपनी खेती को और विस्तार कर सकते हैं। इस विधि में जल्दी जल्दी सिंचाई करने के कारण जड़ क्षेत्र में अधिक नमी रहती है, जिससे लवणों की सांद्रता हानिकारक स्तर से कम रहती है। यह भूरक्षण को नियंत्रित करती है और उर्वरक उपयोग की दक्षता को भी बढ़ाती है। हम जब टपक सिंचाई की नली को डालते हैं, जिस पौधे के पास हमको पानी देना है वहाँ उस पूरी नली में पौधा से पौधा की दूरी तक में छिद्र रहते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र। हमको कैसे आभास होगा कि हमको कितना पानी देना है? हम जमीन की अंदाज लगाते हैं कि हमारी जड़ कितने नीचे तक अब चली गई होगी। विभिन्न माध्यमों से अलग अलग जगह हम पौधे को निकाल के भी देख सकते हैं, कुछ जगह अलग से लगा के, कि हमारी अगर 60 दिन की फसल है या 90 दिन की फसल है तो हमारी जड़ इतने नीचे गई होगी, हमको उतने हिस्से में पानी देना है। उतने हिस्से को भिंगाने के लिए हमको एक आइडिया हो जाता है, एक हम इफ बट तरीक़ों से इजाद कर लेते हैं कि इतने बूंद पानी गिरने के बाद हमारी इतनी सतह धरातल की नीचे की गीली हो जाती है। इसका मतलब कितनी बूंद गिर रही हैं हमको आभास हो जाता है। जब हम उसको कलेक्ट करते हैं किसी मग में या किसी उसमें डब्बे में, तो हम देख लेते हैं कि हमारा कितना पानी लगता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइन एवं लेटरल की देखभाल की खास आवश्यकता रहती है। छिद्र में कई बार कचरा जम जाने के कारण पानी समान रूप से पौधों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए ड्रिप में फिल्टर लगाएं और पानी के संवहन और दबाव की नियमित जांच करें। नॉर्मल तौर पे हमने एक चीज देखा है कि कई बार कुछ छिद्र टपक नली के माध्यम से कहीं कहीं चोक हो जाते हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरना। उस स्थान पे देखना उसके आजू बाजू गीला हो जाए। जब वह पोर्शन गीला होता है जो हमारे कोई मतलब का नहीं है, पौधे की जड़ केवल इतने इलाके में गई है और इतना बड़ा एरिया हमारा गीला हो गया, स्वाभाविक है वहाँ खरपतवार का बढ़ना तय है। हमारी ऊर्जा भी लगती है, हमारा श्रम भी लगता है और हमारा खर्चा भी बढ़ता है, और हमारी जो खाद जिस पौधे के लिए हमने दी है वह न लेके हमारी खरपतवार में लगातार वृद्धि होने के कारण हमारी उपज कम होती है और हमको घाटा लगता है। वैसी परिस्थितियों में जब हम टपक सिंचाई के माध्यम से पानी देते हैं, तब हमको जो पानी हमारा जिस सोर्स से उस नली में पानी का प्रवाह हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, उसके पहले हमको फिल्टर लगाना आवश्यक हो जाता है। टपक सिंचाई प्रणाली पानी के अनावश्यक अपव्यय को रोकने का मात्र एक तरीका नहीं है, बल्कि यह भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त सिंचाई जल भंडार सुरक्षित रखने का भी तरीका है। सरकार इसके लिए काफी अनुदान भी देती है। किसान भाई इसका लाभ उठाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। किसान भाइयों, औषधीय एवं सुगंधित खेती कर आज हमारे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। झारखंड में औषधीय पौधों की काफी मांग हो रही है। यहाँ तक कि हमारे जो भी किसान भाई औषधीय एवं सुगंधित खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी काफी लाभदायक है। तो आइए इस फीचर के माध्यम से जानते हैं कि सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती आप कैसे करेंगे, किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जानी चाहिए, कितना पानी की मात्रा होनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं। वन प्रदेश होने के कारण झारखंड में प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। राज्य की जलवायु अश्वगंधा, सतावर, सफेद मुसली, सर्पगंधा, तुलसी, लेमन ग्रास, गिलोय जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए उपयोगी है। झारखंड के अनुकूल जो यहाँ पे अभी वर्तमान में जिसकी मतलब मार्केटिंग वैल्यू भी है और उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है, उसमें आपके अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मुसली,
सर्पगंधा, उसके अलावा अभी तुलसी है, फिर अभी गिलोय है, ये एलोवेरा, लेमन ग्रास भी है, लेमन ग्रास है, जावा ग्रास है, सेट्रोनेला है, खस का भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब यहाँ पे उपयुक्त हैं, यहाँ की झारखंड की मिट्टी के लिए और यहाँ की आबो हवा के लिए। औषधीय पौधों की खेती कई तरह से की जा सकती है, यानी कृषि योग्य भूमि के अलावे पड़ती पड़ी जमीन पर भी औषधीय पौधों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। कृषि वानिकी अथवा एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत भी औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। तो बोलते हैं यहाँ पे कि अगर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करनी है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस पे हम लोग क्रॉप की फार्मिंग करते हैं, जो कृषि के लेते हैं, कृषि फसल लेते हैं, वैसी भी ज़मीन हो, क्योंकि ये सामान्यतः जो धारणा है और उपयुक्त भी है, जो हमारी ज़मीन परती पड़ी हुई है उसका हम लोग उपयोग करें। वैसे तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं, या कृषि वानिकी, वहाँ पे आप अन्य फसलों के साथ भी उसको उगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीन की उपलब्धता नहीं है कृषि कार्य से बचने के लिए, तो फिर जो हमारे पास परती ज़मीन है, जिससे वेस्टलैंड भी कह सकते हैं, जहाँ पर कि रेनफेड है, सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं है, तो वैसे ज़मीन पे भी कर सकते हैं। औषधीय पौधों की विभिन्न प्रजातियां हैं। कई औषधीय पौधे कलम तैयार करके भी लगाए जाते हैं। WSR जवाहर अश्वगंधा, अश्वगंधा 20, अश्वगंधा 134, अश्वगंधा की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। हर पौधों का जिनका कि मतलब जो बहुत उपयोगी हैं और जिनका कि बहुत आर्थिक महत्व है, उसके तमाम पौधों की प्रजातियां जो उपलब्ध हैं। CSIR के अधीन आती है, CMAP लखनऊ में है। उन्होंने अधिकांश पौधों की अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, उपलब्ध की हैं, रोगरोधी भी हैं, और कई जिसमें कि जो उनका जो तत्व होते हैं, जो बेसिक तत्व है, मूल तत्व है, उनकी प्रचुरता होती है। तो तकरीबन जितने भी हमारे यहाँ व्यावसायिक खेती के लिए उपलब्ध जरूरी औषधीय और सुगंधित पौधे हैं, करीब सबों के उपलब्ध हैं। औषधीय फसलों का सही रखरखाव एवं भंडारण कर मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। अच्छी कीमत के लिए फसल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। किसान भाई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके भी मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। देखिए, आज आप जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप का समय है। दूसरा है कि आप जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे किसानों के लिए निकाला, किसानों की का जो उत्पाद है उनको कैसे मतलब मार्केट में पहुँचाएँ, तो इस सब के पहले ज़रूरी है कि आप उनको प्रोसेसिंग कर लें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो जब फसल को उत्पादित करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो उसको कैसे रख रखाव करें ताकि मार्केट जाने के पहले उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। उसके अलावे और प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो क्या होता है कि कई गुने जो है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। बहुत सारे किसान आपको मिल जाएंगे उदाहरण में, जहाँ पर कि इस तरह का वातावरण है, तो उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिए हैं, और यहाँ तक कि उनका अपना ब्रांड है और वो उस नाम से मार्केटिंग भी करते हैं। औषधीय पौधों की कीमत और निर्यात उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। औषधीय पौधों की खेती जैविक तरीके से करें। कुछ जो सफल किसान हैं उनके फील्ड को देखें, उनके क्षेत्र को देखें, थोड़ा उनसे मिले जुलें, और उसके बाद फिर जो इसमें कुछ संस्थाएं काम करती हैं, जो सब्सिडी देती हैं, लोन वगैरह देती हैं, उन सबों से बात करें, मिलें। और जो हमारे जो यहाँ पे कुछ क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, जैसे हमारी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी है, और जो हमारे स्टेट लेवल पे भी जो संस्था है, या फिर बहुत सारे स्टेट में भी है, जहाँ पर कि जैसे लखनऊ में CMAP है, गुजरात वगैरह में है, जहाँ पर कि अच्छा काम हो रहा है। वहाँ जाके लोग पहले एक विजिट करें और वहाँ से आइडिया लें। इससे क्या होगा कि जो है उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा, और अगर कभी कभार कोई तरह की मतलब दिक्कतें आती हैं तो वो संपर्क में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। औषधीय पौधों की वर्तमान समय में काफी मांग है। सर्दी, खांसी, गठिया, मानसिक रोग, शारीरिक सौष्ठव सहित कई रोगों के लिए तैयार की जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों में इनकी मांग बढ़ी है। किसान भाई औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा
पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। और अगर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम आप कहीं भी कभी भी देखना चाहते हैं, यहाँ तक कि खेतों में काम करते वक्त भी हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, बस कृषि दर्शन रांची टाइप करना है और आपका हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। तो यहाँ पे दीजिए अब हमारे पूरी टीम को इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।